हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूली प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि क्या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बैंक में बहुत सारे सर्टिफिकेट का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको सर्टिफाई कर सकता है। जब वो नए नए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और उनके क्लाइंट जब वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं या कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेने चाहते हैं तो बैंक के द्वारा एक लिस्ट उनको दिया जाता है कि ये सर्टिफिकेट मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के ला कर दीजिए। फिर वो क्लाइंट हमारे पास आता है और बोलता है कि ये सर्टिफिकेट मांग रहा है बैंक वाला। तो मेरे दिमाग में पहला ये आता है कि क्या मैं ये सर्टिफिकेट को इशू नहीं कर सकता हूँ। वो अपने किसी फ्रेंड से अगर चर्चा करते हैं तो उनको लगता है कि चूँकि ये जो बैंक मांग रहा है ये इसमें फाइनेंशियल डाटा है तो इसको शायद हम लोग सर्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये सर्टिफिकेट एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे सर्टिफिकेट जो बैंक का रिक्वायर्ड रहता है वो एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आप सर्टिफाई करके दे सकते हो, जैसे नेट वर्थ सर्टिफिकेट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर्टिफिकेट और अदर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 2005 से एज ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मैंने पहला सर्टिफिकेट नेट वर्थ इशू किया था अपने क्लाइंट को। उनके बच्चे को वीज़ा चाहिए था फॉर स्टडिंग इन फॉरेन कंट्री। शायद वो अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो वीज़ा जब लेना रहता है किसी स्टूडेंट को तो उसमें उसके पेरेंट्स का या गार्जियन का एक नेट वर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफाई करके लगाना पड़ता है और वो फ्रिक्वेंटली देना पड़ता है जब भी उसका वीज़ा का रिन्यूअल होता है। तो वो सर्टिफिकेट मैंने सर्टिफाई करके दिया था और वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया गया। तो इस तरह का केस अगर आपके पास आए तो आप बेहिचक आप नेट वर्थ सर्टिफाई करके दे सकते हैं फॉर ग्रांटिंग ए वीज़ा। सिमिलरली 2014 में आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर आया था ऑन लोन एंड एडवांसेस। उस मास्टर सर्कुलर में एनेक्सर 6 के अंदर एक फॉर्मेट दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को सर्टिफाई करना है और एज पर दैट मास्टर सर्कुलर आरबीआई ने क्लियर कट लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट कैन बी इशूड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा अगर हम कंपनी एक्ट को देखें तो कंपनी एक्ट में नेट वर्थ क्या है उसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 57 के अंदर। और एज पर दैट डेफिनेशन नेट वर्थ कैसे निकलेगा तो शेयर कैपिटल जो भी पेड अप है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड माइनस ऑल एक्यूमुलेटेड लॉस deferred expenditure which was not written off। ये नेट वर्थ है। इससे निकलता ये फार्मूला है एज पर कंपनी एक्ट। अब नेट वर्थ निकालने के लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस है, एक्यूमुलेटेड लॉस फिगर मेरा कहाँ है, ये सारा डाटा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में मिलता है। एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है और इस बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। सिमिलरली एज पर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट एनेक्सर्स को सर्टिफाई करता है जो कि CRA 3 के साथ अटैच्ड होता है। जब आप उस एनेक्सर को देखेंगे तो वहाँ पर एक मेरा एनेक्सर है वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस एनेक्सर के अंदर हम नेट वर्थ को डेराइव करते हैं। वहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में लिखते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन देते हैं और नेट वर्थ कितना है कंपनी का एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करते हैं। तो ये दो लीगल या स्टैट्यूटरी बैकअप हो गया नेट वर्थ सर्टिफिकेट के लिए। जब भी आपको कहीं पर कोई अगर आपसे एक क्वेश्चन करे कि वेदर एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट आर एलिजिबल टू इशू ए नेट वर्थ सर्टिफिकेट, यू डेफिनेटली रेफर these two legal backup
First, a master circular of RBI on loan and advances, and net worth definition as per Companies Act, and the certification as per CRA 3 और कॉस्ट ऑडिट एनेक्सर्स. अब और भी आगे जो सर्टिफिकेट हम इशू कर सकते हैं, आरबीआई का कुछ और सर्कुलर से जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ. एक सर्कुलर और 2014 में आया था, वो था आरबीआई का सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई इन एलएलपी. इस केस में वैल्यूएशन ऑफ ए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, राइट, जहाँ पर बाय वे ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट शेयर्स, तो उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट जो उसका फेयर वैल्यू होगा, दैट कैन बी इशूड बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट आल्सो अलॉन्ग विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिमिलरली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इशू कर सकता है. इसके अलावा एक और सर्कुलर है जो कि 2014 में ही आया था, आरबीआई का मास्टर सर्कुलर ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. इसके अंदर भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में को वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी इशू कर सकता है. उसमें एक क्लाउज मैं आपको बता दे रहा हूँ, द ऑफ्टन रेगुलर सर्टिफिकेशन बाय ए प्रोफेशनल, प्रिफरेबली ए practicing company secretary, cost accountant or chartered accountant, regarding compliance of various statutory prescriptions that are in vogue. तो ये मास्टर सर्कुलर भी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है, वो क्लियर कट आरबीआई ने मेंशन किया हुआ है कि आपको अगर कुछ स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट चाहिए तो ये प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा इशू किया हुआ रहना चाहिए. इसके अलावा एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रिपोर्टिंग इन सिंगल मास्टर फॉर्म टू बी फाइल्ड इन ऑनलाइन, ये 2018 में एक आरबीआई का सर्कुलर आया था, जिसमें भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिकेटिंग द मैनर ऑफ अराइविंग एट द फेयर प्राइस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर इशू टू द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ये वन पेज का एक सिंगल फॉर्म है जो कि फेमा एक्ट के अंदर इसको देना रहता है. तो ये सर्टिफिकेट भी ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इशू कर सकता है. देयर इज ए अनदर सर्कुलर ऑफ आरबीआई दैट वाज इशूड बाय ए फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर एंड इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2017. ये एक सर्कुलर है, एक्ट है. इस एक्ट के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है इन रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ ए कैपिटल इंस्ट्रूमेंट ऑन एन आर्म लेंथ प्राइस ड्यूली सर्टिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज. अनदर सर्टिफिकेट है इन्वेस्टमेंट इन एलएलपी, फेयर मार्केट कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट शेयर ऑफ एन एलएलपी. ये सर्टिफिकेट भी एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट इशू कर सकता है. तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपके साथ ये आरबीआई के कुछ मास्टर सर्कुलर्स को शेयर किया. इसलिए जब भी आपके पास कोई क्लाइंट नेटवर्क सर्टिफिकेट के लिए या आपके जो क्लाइंट है उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर्टिफिकेट है या उसका इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है, या बैंक बोलता है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सर्टिफाई करा के लाइए, सीमा डाटा को सर्टिफाई करा के लाइए, तो आप बेहिचक विदाउट एनी डाउट एंड फियर आप उस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कीजिए, यूडिन जनरेट कीजिए और अपने क्लाइंट को दे दीजिए. अगर बैंक इस पर ऑब्जेक्शन करता है तो मैंने जो सर्कुलर्स आपको बताया आप उस सर्कुलर को रेफ़र करें. इस पर भी अगर बैंक नहीं मानता है तो बैंक मैनेजर को बोलिए कि आप मुझे रिटर्न आप लिख के दे दो कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा इशू किए सर्टिफिकेट को आप नहीं मानेंगे, फिर उसको आगे हम लोग लीगल कंप्लेंट जहाँ करना हो वो करें. तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. मैं जल्द ही किसी अन्य टॉपिक पे आपके साथ
एक नए वीडियो को शेयर करूँगा। धन्यवाद।